हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं प्रियांश एबीसी। आज हम करेंगे वेज फ्रिक्शंस। वेज फ्रिक्शंस का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम आज। वेज क्या होता है? वेज एक स्मॉल पीस होता है जो कि हो सकता है मेटल का और वुड का, जिसको कि यूज़ किया जाता है किसी भी मशीनरी को लिफ्ट करने में। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें कि ये एक पोर्शन है, उसके ऊपर एक लोड लगा हुआ है, बॉडी है और इस साइड ये वॉल है। ये नीचे ग्राउंड पे रखा हुआ है और यहाँ से कोई एक फोर्स लगाई गई है पी। तो बेसिकली ये क्या है, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, ये ए बी सी एक वेज है जिसके ऊपर की फोर्स पी लगाई जा रही है। इस पी फोर्स से क्या होगा, इस पी फोर्स से ये वाला जो लोड है जिसको कि हम लिफ्ट करना चाह रहे हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शंस में मूव करेगा और हमें इसमें लगने वाली जो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस हैं उनको निकालना होता है। तो एक्चुअल में वेज की जो डेफिनेशन आई, वेज इज़ अ पीस ऑफ wood or metal used to lift the body। जो इस वेज का शेप है वो ट्रायंगल और ट्रेपेजॉइडल हो सकता है। अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी यूज़ द ट्रायंगल और ट्रेपेजॉइडल शेप ऑफ द वेज। अब क्या है, हमें इस वेज और इस ट्रायंगल के ऊपर इस वेज और लोड के ऊपर लगने वाली फोर्सेस को निकालना होता है। इसके लिए क्या होता है, मेरे पास दो मेथड होते हैं इनके फोर्सेस को निकालने के लिए। या तो मैं कॉम्पोजिशंस ऑफ फोर्सेस यूज़ करूं या फिर मैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स का यूज़ करूं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि वेज के ऊपर लगने वाली फोर्सेस को हम कैसे निकालते हैं। इसके लिए मैं वेज का इक्विलिब्रियम कंसिडर करता हूँ। कंसिडर द इक्विलिब्रियम ऑफ वेज। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये वेज है। इस वेज के ऊपर यहाँ से एक फोर्स पी लगाई जा रही है और इस वेज के साथ दो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं। एक एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ग्राउंड वाला और एक एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इस मशीन वाला, इस बॉडी वाला। तो फिर क्या है, हम इस ए बी सी डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं सेपरेटली। तो फिर ये ए बी सी मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पे एक फोर्स पी तो इस वाली डायरेक्शंस में लग रही हैं जी, बिल्कुल ठीक। और ये जो वेज है ये अल्फ़ा डिग्री से इंक्लाइंड है जी, ठीक। तो अगर मैं इस वेज में इस वाली डायरेक्शंस में फोर्स लगा रहा हूँ, तो अगर मैं इस वाले एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर देखूँ तो यहाँ से एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी जो कि इस वाली डायरेक्शंस में लगेगी। उसको मैंने नाम दे दिया F1। उसी तरह से अगर ये इस वाले ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है तो ग्राउंड जो एक नॉर्मल रिएक्शंस प्रोड्यूस करेगी अपवर्ड डायरेक्शंस में, वो मैंने N1 ले ली। N1 कोई एक नॉर्मल रिएक्शन से अपवर्ड डायरेक्शंस में लग रही हैं, ठीक है। अब मेरे पास पता है F1 और N1 हमें एक रिजल्टेंट देता है R1। मैं इन F1 और N1 को ना लेके उनका रिजल्टेंट R1 लेता हूँ, जो कि R1 जो कि नॉर्मल रिएक्शन से फाई एंगल से इंक्लाइंड रहता है। रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ लिमिटिंग एंगल बनाता है और वो लिमिटिंग एंगल क्या है, फाई1 है जी, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एरिया ऑफ कांटेक्ट दूसरा मेरे पास बचता है ये वाला एरिया ऑफ कांटेक्ट मेरे को बचता है। तो मैं इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस को डिस्कस करते हैं। अगर मैं इस वाली डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ P, तो ये वेज जो है मशीन को अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करेगा। और अपवर्ड डायरेक्शन में अगर लिफ्ट करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स कुछ इस प्रकार से लगेगी। जस्ट फोर्स के ऑपोजिट लगेगी यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स जी, ठीक है। तो इसके ऊपर एक वेज के ऊपर एक लोड रखा हुआ है। तो ये लोड भी इस वेज के ऊपर कोई ना कोई एक नॉर्मल रिएक्शंस प्रोड्यूस करवाएगा। वो नॉर्मल रिएक्शंस मैंने N2 दिखा दी, N2 इस वाली साइड को, जो कि ये प्लेन इंक्लाइंड है तो नॉर्मल रिएक्शंस भी इंक्लाइंड लगेगी।
वाई एक्सिस से इंक्लाइन लगेगी। तो मैं देख पा रहा हूँ क्लियरली यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ कोई ना कोई एक एंगल बन रहा है, जो कि मुझे नहीं पता है अभी कितना एंगल बन रहा है। और अगर फ्रिक्शन इस वाली साइड लग रहा है तो इन दोनों नॉर्मल रिएक्शंस और फ्रिक्शंस का रिजल्टेंट R2 मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। मुझे पता है R2 नॉर्मल रिएक्शंस के साथ कोई एक लिमिटिंग एंगल बनाता है जो कि φ2 है। अब बात आती है इस वाले एंगल की, वाला एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाए, नॉर्मल रिएक्शंस का वाई एक्सिस के साथ एंगल। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस नॉर्मल रिएक्शंस N2 को थोड़ा आगे ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से। तो मुझे यहाँ पे कोई ना कोई एक एंगल मिल रहा है जो कि दो इंक्लाइन लाइन के एक इस वाले पॉइंट पे मिलने से बन रहा है। ये वाला जो एंगल होता है दो इंक्लाइन लाइन के बीच का ये एंगल, ये दूसरी इंक्लाइन लाइन के बीच के एंगल के बराबर होता है। इस वाले एंगल के बराबर रहता है अल्फ़ा। तो अगर ये अल्फ़ा है तो जस्ट इसका इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल ये भी क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया। तो यहाँ पे दो मेथड हैं, या तो यहाँ पे जो एंगल पे लगने वाली फोर्सेस उनको रिजॉल्व कर दो कंपोनेंट में, या फिर इन तीनों फोर्सेस को इकट्ठा करके लेमी थ्योरम का यूज़ कर लो, चॉइस आपकी है। तो यहाँ पे इन तीनों फोर्सेस को मैं इकट्ठा कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले फोर्स लग रही है P इस वाली डायरेक्शंस में, उसके बाद रिजल्टेंट R1 लग रहा है वाई एक्सिस में, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लग रहा है। तो वाई एक्सिस में रिजल्टेंट लग गया जो कि इस वाई एक्सिस के साथ φ1 एंगल बना रहा है। उसी तरह से रिजल्टेंट R2 अगर मैं देखता हूँ, R2 यहाँ पे है, R2 वाई एक्सिस के साथ अल्फ़ा प्लस φ2 दो एंगल बना रहे हैं। ये वाला एंगल अल्फ़ा प्लस φ2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अल्फ़ा प्लस φ2। अब आप किसी भी मेथड का यूज़ करके यहाँ से इन तीनों फोर्सेस को निकाल सकते हैं। अगर आप लेमी थ्योरम का यूज़ करना चाहते हैं तो फिर P डिवाइडेड बाई साइन लिविंग दिस एंगल 180, इसको इस वाले एंगल को मैं निकाल सकता हूँ। अगर मैं 180 में से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल माइनस कर देता हूँ, माइनस φ2 माइनस अल्फ़ा माइनस φ1 इज इक्वल्स टू R1 साइन लिविंग दिस एंगल। तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 प्लस φ2 प्लस अल्फ़ा एंड R2 की जगह तो यहाँ पे नहीं बची, यहाँ पे लिखता हूँ। और R2 को मैं निकाल सकता हूँ, R2 बराबर है साइन लिविंग दिस एंगल 90 प्लस φ1। इस तरह से ये 90 प्लस φ1, 90 ये वाला और φ1 ये वाला, तो ये वाला एंगल मेरे को निकल जाएगा। इस तरह से मैं R2 को निकाल सकता हूँ, R1 को निकाल सकता हूँ, P को निकाल सकता हूँ। अगर आप कंपोजिशंस ऑफ फोर्सेस का यूज़ करना चाहते हैं तो R1 और R2 को कंपोनेंट में रिजॉल्व करके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को निकाल दीजिए। जैसे हमने वेज का किया उसी तरह से हम लोड के ऊपर लगने वाली फोर्सेस को स्टडी करेंगे। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, लोड का जो इक्विलिब्रियम है वो कंसिडर करना पड़ेगा। कंसिडर द इक्विलिब्रियम ऑफ लोड। अगर इस बॉडी के ऊपर इस वाली डायरेक्शंस में P फोर्स लग रही है तो यहाँ पे इस वाले एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। इस वाली साइड को फ्रिक्शन फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शंस में। ये फ्रिक्शन फोर्स वेज के लिए फ्रिक्शनल फोर्स है, लेकिन लोड के लिए क्या है, लोड के लिए ये एक फोर्स है जो कि इस वाली डायरेक्शंस में लग रही हैं। और अगर फोर्स इस वाली डायरेक्शंस में लग रही हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगी। तो उसी तरह से फ्रिक्शनल फोर्स आ गए इस वाली डायरेक्शंस में, उसको मैंने नाम दे दिया F4 नाम दे दिया। ठीक है, अब ये मेरा अगर वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के साथ लोड भी लग रहा है, इसका सेल्फ वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर ये इंक्लाइंड हैं तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शंस कुछ N4 इस तरह से लग रही हैं, इंक्लाइन लग रही हैं नॉर्मल रिएक्शंस, क्योंकि प्लेन इंक्लाइंड है, N4 नॉर्मल रिएक्शंस लग गई। ठीक है जी।
अब बात आती है, ये फ्रिक्शनल फोर्स हैं, ये मेरे नॉर्मल रिएक्शंस हैं N4। तो इन दोनों फोर्सेस को ना लेके मैं इनका एक रिजल्टेंट ले लेता हूँ R4। नॉर्मल रिएक्शंस के साथ जो रिजल्टेंट है वो लिमिटिंग एंगल बनाता है, उसको नाम दे दिया मैंने 5-4। अब ये वापस दूसरी वही वाली कंडीशंस आ गई जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करी थी। ये जो एंगल है इनका अल्फ़ा एंगल बनाता है ये, उसी तरह से N4 भी इस वाई एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा है। तो जो नेट रिजल्टेंट है R4 इस वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो बनाएगा 5-4 प्लस अल्फ़ा, 5-4 प्लस अल्फ़ा। ठीक, एक और दो रिएक्शंस, दो फोर्सेस मेरी सॉल्व हो गई। तीसरी फोर्स है यहाँ पे इस वाले एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर। अगर ये वेज मेरा अपवर्ड डायरेक्शंस में मूव कर रहा है इस पी फोर्स को लगाने की वजह से, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स रहेगी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लगेगी कुछ इस तरह से। उसको मैंने नाम दे दिया F3। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शंस भी लगेगी, उसको मैंने नाम दे दिया N3। और इन दोनों का मैं रिजल्टेंट ले लेता हूँ R3, जो कि इस नॉर्मल के साथ लिमिटिंग एंगल 5-3 बनाएगा। तो ये तीनों फोर्सेस डिस्कस हो चुकी हैं। अब इन तीनों फोर्सेस को मैं एक कंबाइंड डायग्राम के ऊपर बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पे मेरा वर्टिकली डायरेक्शंस में लग रहा है वेट फोर्स। दूसरा जो R4 रिएक्शंस हैं वो इस तरह से लग रही हैं कुछ, जो कि 5-4 प्लस अल्फ़ा एंगल से लग रही हैं। एंड थर्ड फोर्स है R3 जो कि 5-3 एंगल से लग रही हैं वाई एक्सिस के साथ। तो इस तरह से डिस्कस हो गई ये फोर्सेस। अब इन तीनों फोर्सेस को आप चाहो तो लेमी थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो कंपोजिशंस ऑफ फोर्स का यूज़ करके इनको कंपोनेंट में रिजॉल्व करके भी निकाल सकते हो। लेमी थ्योरम का यूज़ करते हैं मेरी तरह, तो फिर इसमें फोर्सेस कैसे बन जाएगी। W, ये W फोर्स हैं, तो लिविंग दिस एंगल, ये वाला एंगल बचा। ये वाला एंगल में मेरे पास 5-3 हैं और ये टोटल एंगल कितना है 90 है, और प्लस इसके साथ 5-4 प्लस अल्फ़ा है। तो ये बन जाएगा साइन 5-3 प्लस 90 प्लस 5-4 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, उसी तरह से यहाँ पे R4 है। R4 को अगर निकालना चाहें तो लिविंग दिस एंगल, ये वाला एंगल बचता है टोटल एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। वैसे ये वाला एंगल बचता है, सॉरी, ये वाला एंगल आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 90 माइनस कर दो ये वाला एंगल तो निकल जाएगा साइन 90 माइनस 5-3 इज इक्वल्स टू R3 मेरी ये हैं। तो लिविंग दिस एंगल एंड लिविंग दिस एंगल, टोटल एंगल ये वाला बच जाता है। ये वाला एंगल आप कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस कर दो 5-4 प्लस अल्फ़ा को, साइन 180 माइनस 5-4 माइनस अल्फ़ा। तो इस तरह से आपकी R3 भी निकल जाएगी। तो ये था आपका वेज फ्रिक्शंस। आई होप कि आपको समझ आया हो। Thanks for watching my videos. Keep subscribing and sharing these videos to your friends.